हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस के पोर्शन की हम यहाँ तैयारी करते हैं। ठीक है, इस चैनल पे आपको ये सारी तैयारी मिल जाती हैं। तो हम लोग नेट और सेट के पेपर 1 की तैयारी और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस की तैयारी और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ करते हैं। तो अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग जून 2024 के लिए पेपर 1 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो अभी आपका एग्ज़ाम हो चुका है, जो एग्ज़ाम आपके दिसंबर 2023 में जो 6 से 14 दिसंबर तक एग्ज़ाम चले हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न कैसा आया था, आप लोग के बताने के अनुसार ही पेपर में क्वेश्चन कैसे आए थे, कहाँ से ज़्यादा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेटजी को लेकर जब आप काम करते हैं तो वो उन चीज़ों में फिर सफलता मिलती है, जो आपको रिजल्ट मिलेगा लास्ट में वो अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि मैं आराम से काम करूँगा तो ये चीज़ फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि आपको रिजल्ट भी उतना ही फ्रूटफुल मिले। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्ट्रेटजी को बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ में ही मैं सारी चीज़ों को भी बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर कर लेनी चाहिए, है ना। अभी कौन से सोर्सेज हैं जो कि आपको कलेक्ट करने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, और आप पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले एक कोट देख लीजिए आप। कोटेशन ये है, पॉल मर्सन जी का है। तो इन्होंने कहा, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको निरंतरता की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी आपके साथ होनी ज़रूरी होती है अगर आप अपनी कुछ टारगेट को लेकर चल रहे हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कोई मौका नहीं है ना। अगर ये मौका निकल जाता है, आपने अभी का समय स्किप कर दिया, आपने उस चीज़ को उनकी वैल्यू को नहीं समझा, उस समय की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, तो वो समय तो आपके हाथ से निकल जाएगा ना, वो समय लौट के नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी करें, जो भी टाइम टेबल बनाएं, 2 घंटे का बनाएं, 1 घंटे का बनाएं, तो खाली एग्ज़ाम की ही बात नहीं होती है। ज़िंदगी में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उन सभी के लिए आपको क्या निरंतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निरंतरता होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी जो आपके मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम स्ट्रेटजी को देखते हैं और आपको ये चीज़ कवर करनी है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अभी दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम ओवर हो गया है, उसके बाद अब क्या है, प्रोविजनल आंसर की भी आपकी आनी है। जैसे कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, इनमें से कुछ बच्चे होंगे जिनका कि एग्ज़ाम जिन्होंने कि दिया है, 1 बार 2 बार उन्होंने अटैम्प्ट लिया है। ठीक है, कुछ का क्लियर हो सकता है, कुछ का हो सकता है कुछ नंबर से रुक जाए, है ना। नेट हो सकता है या जेआरएफ नहीं मिला, नेट जेआरएफ दोनों हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स की। तो इस तरह से क्या है, अब आपके पास ये होगा कि प्रोविजनल आंसर की आने वाली है, फिर आंसर की चैलेंज होगी, फिर जाके फाइनल आंसर की जो है आपकी आती है, और उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट और कट ऑफ के लिए अगर हम बात करें तो आपको जो डेट दी गई है एनटीए की तरफ से वो 10 जनवरी तक है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्यों आपको बता रही हूँ, आप कहोगे इससे मेरा लेना देना क्या है, लेकिन इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 जनवरी तक आपको दी गया है कि रिजल्ट आपका आ सकता है। ठीक है, 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो उसके लिए जो है कोई इतना वो नहीं है, परेशान नहीं होना है। और 10 जनवरी तक अगर हम ये सोचें कि अब उसके बाद नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर हम फॉर्म फिलअप करेंगे और इस तरह से क्या होगा, आपका मार्च आ जाएगा, है ना। इतनी सारे प्रोसेसर होते हैं, होने में टाइम लग जाता है। अब मार्च आ गया, फिर आपको क्या है, एग्ज़ाम की डेट आपको दी हुई है 10 से 21 जून 2024, है ना। 2024 जो जून में एग्ज़ाम होना है, तो उसमें आपकी 10 जून से 21 जून के बीच एग्ज़ाम की डेट दी गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि फिर आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह जाता है, और कोर्स बहुत लेंदी है, आपको पता है ना कि कोर्स बहुत लेंदी है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तब आप जेआरएफ की लिस्ट में पहुँच पाते हो, है ना। तो अब देखिए, पेपर 1 की ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ आपको स्ट्रक्चर पता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का है, और 1 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित होता है। 3 घंटे का होता है टोटल, जिसमें कि आपकी जो पेपर 2 है उसमें आपके
100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का हुआ है ना। और वहाँ पर क्या होगा, 100 क्वेश्चन है तो 200 नंबर के हो जाते हैं। 300 नंबर में आपको यहाँ पे फाइट करनी है कि मुझे कितने मैक्सिमम नंबर लाने हैं। तो ये कट ऑफ से, जब अभी आपकी कट ऑफ आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि मुझे इससे ज़्यादा नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। आपका जो भी पेपर 2 है, सेकेंड पेपर जो भी सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपको पता लग जाती है और इतना टारगेट आपको लेके चलना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए और अभी से आप लगेंगे तब जाके कहीं हो पाएगा, वरना कोर्स इतना लेंदी है, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी अगर आपने दिया होगा इस बार तो आपको पता होगा कि पेपर लेंदी बन रहा है, मतलब टफ नहीं बन रहा है। कुछ क्वेश्चन तो देखिए हर बार ही नए आते हैं, टफ आते हैं, है ना, लेकिन क्या है, पेपर लेंदी बन रहा है, तो इसलिए आपको अभी से ही लग जाना चाहिए। ये नहीं इंतज़ार करना है कि यहाँ पर हम बाद में करेंगे, जब हम फॉर्म भर देंगे तब करेंगे। और मैं आगे बताती भी हूँ आपको करना क्या है, क्या चीज़ें लेनी है और आपको शुरू करना है। जैसे मैंने भी यहाँ पर इस चैनल पे आपकी तैयारी शुरू करवा दी है। पेपर 1 की हम बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने शुरू किया है। अभी आपका क्या है, सिलेबस अपडेट की भी कोई न्यूज़ आ रही है, तो अभी तक कोई ऐसी जो है उसमें आया नहीं है कि ये सिलेबस चेंज हो गया है या अपडेट हुआ है, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन होना है, अपडेट होना है, ठीक है। तो उसमें अपडेट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा सिलेबस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका ये सिलेबस होता है, जैसे कि 10 यूनिट है ना, तो ये यूनिट्स के मैंने नाम ले दिए हैं और आपको बताऊंगी भी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करने से क्या होता है और साथ में जो अभी दिसंबर के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पता करेंगे, ठीक है। तो अपडेटेड सिलेबस का वेट भी मत करिए, जो भी कुछ चीज़ें होंगी वो 70 to 80% तो आपका यही सिलेबस रहने वाला है। कुछ ही चीज़ें होती हैं, जब 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था तो तब भी अपडेट हुआ था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, ये शुरू से आपका आता रहा है, हमेशा जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे या डीआई के हैं, तो इस तरह से कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। तो लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक का पार्ट थोड़ा सा उसमें ऐड किया गया, ऐसी ही कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं, बाकी पूरा नहीं बदलता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। अब देखिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये पहली यूनिट है आपकी। 5 यूनिट के नाम यहाँ दिए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड है, और आपकी ये जो डीआई की है, यहाँ पर क्या होता है, ये सारी प्रैक्टिस बेस पे होती हैं, ठीक है। इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। और यहाँ से 10 नंबर कंफर्म होते हैं डीआई से, ये तो आने ही आने हैं, कितना भी चेंज हो जाए 10 नंबर का सवाल यहाँ पे आना ही आना है। 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। वैसे तो पैटर्न ये कहता है कि हर यूनिट से 5-5 नंबर आए, लेकिन ऐसा ये हार्डली फॉलो नहीं होता है। किसी यूनिट से आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से 7-8 आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी यूनिट स्किप नहीं करना है आपको, है ना, सारी यूनिट ही आपको पढ़नी है। अभी से नहीं पढ़ेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, 6 महीने तो आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉम्प्रिहेंशन में भी इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, 10 नंबर यहाँ कंफर्म होते हैं। तो समझ रहे हैं आप, 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर डीआई से, और साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, पर आसान होते हैं। आपके कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़े से कुछ। अब जब पेपर आ जाए तब आपका पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 10-10, 20 नंबर ये तो बिल्कुल फिक्स हैं, जो कहीं पर भी इधर उधर नहीं होने हैं, है ना। अब जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी से हमारा थ्योरी पोर्शन भी हमको तैयार करना है, PYQs की प्रैक्टिस करनी है, MCQs करने हैं, साथ में ये प्रैक्टिस भी करनी है, कॉम्प्रिहेंशन और डीआई वगैरह, है ना। तो अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ही मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके सवाल आए थे, आपकी जनरल क्वेश्चन आए थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या था, 2 से 3 सवाल ही पूछे गए, बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन जो भी आए थे वो एप्लीकेबल मोड पे थे। तो जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नहीं पता लग सकता है कि आपको करना क्या है। और जो भी हम लेटेस्ट पैटर्न, मैंने आपको बताया ना कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ तैयारी करेंगे। तो इस चैनल पे मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपकी तैयारी करवाती हूँ। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो यहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको बुक्स वगैरह भी बता रखी हैं, तो और बुक्स मैं इस वीडियो में भी बता दूंगी कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन सी अच्छी आ रही है इस समय, है ना। यहाँ पर देखिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी बेस्ड होता है, इसमें आपको आसानी से सवाल आप हल कर लेते हो बस, जबकि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको आप समझ लेते हैं उसके अनुसार, तब आप क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल हो गया है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड से इजी सवाल बनते हैं। तो ये आप पढ़ लेते हैं, अगर इसी से स्टार्ट कर दें, पहली यूनिट ही है, यहाँ से भी स्टार्ट कर दें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके जो सवाल आए थे वो सॉफ्टवेयर से ज़्यादा आए थे, और पहली बार ऐसा हुआ कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए। इससे पहले पेपर 1 में कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आते थे, लेकिन पेपर 1 में आपकी पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन जब पता होगा, क्योंकि वो चीज़ें मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, कहीं मेंशन नहीं है, तो जब एजुकेटर आपके पढ़ाएंगे तभी आपको पता होगा, और किसी को भी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस बार ही सवाल ऐसे पूछे गए हैं ना। तो इस तरह से आपकी बार जो तैयारी करनी है ना, थोड़ा स्ट्रेटजी बना के करनी है, तभी आपका जो है JRF क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और JRF लेने में ही फ़ायदा है ना, फेलोशिप मिलती है, साथ में PhD में एडमिशन ले लेते हैं आप, तो ये क्या होता है, ईजी वे आपका हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। कम्युनिकेशन में आपके मेटा कम्युनिकेशन से बहुत सवाल आए थे। कम्युनिकेशन जो यूनिट है आपकी, यहाँ से एप्लीकेशन मोड में ही सवाल पूछे जाते हैं, और साथ में आपके जो आपके कॉन्सेप्ट आधारित है, ये भी सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। तो कुछ नए नए टर्म्स यहाँ हर बार नए पूछे जाते हैं, तो कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें ही अब क्योंकि ज़्यादा एडवांस लेवल पे सवाल बन रहे हैं, इजी वे पे नहीं पूछे जाते हैं, तो जो फैक्ट आधारित हैं, इस तरह के सवाल कम बनते हैं, उन्हीं के अंदर थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ यूनिट आपकी ऐसी हैं जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी। जो पहले वाली चीज़ें थी उनके ही खाली उन पे ही नहीं काम चलेगा, है ना। और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तो बता ही दिया कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग पे आते हैं आपके, और उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, फैलेसिस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन लॉजिक से सवाल बहुत आए थे। न्याय फिलॉसफी इंडियन लॉजिक में अगर आप नहीं, क्योंकि काफ़ी मतलब इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीज़ें समझने के आधार पे हैं, नहीं पढ़ेंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी नहीं होती हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। DI 10 मार्क्स कंफर्म होते हैं, और अब की जो कैलकुलेशन थी काफ़ी लेंदी थी, है ना, तो लेंदी थे क्वेश्चन, और ये जो है प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं, है ना। अभी से करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी तो आपको आसान रहेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको यही कहूँगी, स्ट्रेटजी के अंतर्गत मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि अभी आप पूरा थ्योरी अपना कवर करिए, जैसे कि मैं अभी शुरू से करवा रही हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से 0 से स्टार्ट किया है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार दे रहे हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर 1-2 बार आप दे चुके हैं, कहीं कुछ कमी रह गई है, तो भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और अभी से जुड़ जाइए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ों को गाइड करता है ना। अब देखिए यहाँ पर ICT में नंबर सिस्टम से सवाल बहुत आए थे और कन्वर्जन बहुत पूछा गया था, साथ में मेमोरी से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, और बिल्कुल ये तो 100% श्योर टॉपिक है, ICT में पूछा ही जाएगा। एब्रीवेशन से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ICT में बहुत ज़्यादा पोर्शन, ज़्यादा नंबर में भी सवाल आ रहे थे, और साथ में कुछ डिफरेंट लेवल था, ठीक है। तो जो चीज़ें पहले नहीं आई वो यहाँ पर पूछी जा रही थी कन्वर्जन पे, है ना। तो अब देखिए जो 9वीं यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी पेपर का हमारे पास पैटर्न सामने नहीं आया है, लेकिन आपको तैयारी शुरू कर देनी है। हम लोग 1-1.5 महीना और रुकेंगे तब तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करेंट अफेयर से G20 से सवाल बहुत बने थे, प्रोटोकॉल से हमेशा आते हैं, आपकी भी आए थे, और DDT। तो इस तरह से आपके पॉल्यूशन से संबंधित सवाल भी पूछे गए थे और साथ में करंट के सवाल भी पूछे गए थे। सिलेबस में आपके कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको करंट के टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो वो पैटर्न हमें पता लगता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे बन रहे हैं। और मैं यहाँ पर भी जो आपकी तैयारी करवा रही हूँ, PYQs को ध्यान में रख के, और आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसका स्ट्रक्चर है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी कराती हूँ, ताकि चीज़ें आप पढ़ें और आपके सवाल हल हों, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आता है कि अगर जो मैंने पढ़ा दिया वही आएगा, ऐसा नहीं। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
और बहुत बच्चों ने जो है कमेंट भी किए कि कॉन्सेप्ट आप मैम आपके उससे मेरा कंफर्म हुआ था, क्लियर हुआ है, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने सवाल अपने सही किए, चाहे सेट की परीक्षा हो या नेट की परीक्षा हो। बहुत बच्चों के कमेंट आए, है ना। तो इस तरह से ऐसी तैयारी करिए कि आप अपना नॉलेज बिल्कुल बोल्ड अपना रखिए, बिल्कुल नॉलेज आपका पक्का होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तब आप सवाल कैसे भी पूछा जाए और आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। हायर एजुकेशन में जो थे वो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट पे इनके ईयर, इनका समय क्या था स्थापित होने का, इसके अकॉर्डिंग सवाल बहुत पूछे गए थे। और साथ में कमीशन, है ना, आयोग, जितने भी आयोग और समितियां थी यहाँ से क्वेश्चन आपके बने थे। तो पूरी की पूरी वीडियो ही मैंने बना दी है कि क्रमवार कैसे आपको लगाना है, उससे संबंधित चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी हैं, ठीक है। फैलेसीज के बारे में मैंने पूरा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, पूरी वीडियो है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस यूनिट में मुझे ये चीज़ पढ़नी है। जब आप इजी वे में शुरू करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर हमने पहले ही DI के सवाल उठा लिए, पेपर में तो हमेशा आपका पहला क्वेश्चन DI का ही रहता है, तो अगर आप उठा लेंगे और नहीं जो है क्लियर, मतलब आपको नहीं समझ में आता है, नहीं सॉल्व होता है, तो फिर क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है ना। तो इसलिए आप पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं और 2024 की प्लेलिस्ट मैं अलग बना दूंगी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे देख के ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए PYQs का एनालाइज करना है ना। PYQs हमें आप 2 साल के भी देख लो, जैसे कि 2022 में हुआ था और 2023, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इधर पैटर्न चेंज हुआ है 2021, 22, 23, तो 22 और 23 में ज़्यादा पैटर्न चेंज हुआ। जैसे कि 2023 में जो एग्ज़ाम आपका हुआ था ये 3 बार हो चुका, एक बार फरवरी मार्च में हुआ था और फिर आपका हुआ है जून में और फिर ये अभी दिसंबर में जो अभी गया है ना। तो इस तरह से आपको एक ही साल में 3 बार जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं भी करवाऊंगी और आप चाहें तो इन सोर्सेस के माध्यम से, जैसे ये मैंने PYQs के लिए बुक बताई हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, है ना। आपके पास रहेगा वो भी ठीक है, वरना परेशान नहीं होना है। आपको टेलीग्राम पे भी चीज़ें दे दी जाती हैं, मैं भी यहाँ पे करवाती हूँ, और विथ एक्सप्लेनेशन, खाली आंसर बता के नहीं फुर्सत करना है, विथ एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के थ्रू, है ना। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे करवाते हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो। और अगर वीडियो समझ में आ रही है, लगता है कि हेल्पफुल है, थोड़ी इस स्ट्रेटजी से काम करें तो हमारा काम बन जाएगा, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। PYQs की बुक के लिए आपको करना क्या है, आप दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हैं, है ना। इसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, और अभी दिसंबर वाला तो नहीं आया है, लेकिन जब आ जाएगा तो वो भी दे दिया जाएगा, बाकी आपको जून तक के मिल जाएंगे। अरिहंत में थोड़ी कभी कभी जो है मिस्टेक होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या थोड़ी एरर हो सकती है, तो आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल उस पर ही नहीं निर्भर रहिएगा कि यही सही है ना। यूथ कंपटीशन YCT, इसकी भी बुक्स आती हैं, पेपर 1 और पेपर 2 आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, PYQs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और वॉल्यूम 1, 2, 3 करके ऐसे आता है, 1, 2, 3, 4 तक आ चुके हैं। जून वाला जो था आपका, जून 2023 में, तो वॉल्यूम 4 आया था, है ना। ओसवाल पब्लिकेशन, इसकी भी अच्छी बुक है, इंग्लिश में ही है खाली, है ना। और यूथ की क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। हिंदी वाले लेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों पोर्शन उसमें रहेगा, और इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश की मीडियम की लेंगे उसमें खाली इंग्लिश के रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, अब आप PYQs, आप बोलोगे इतना सब हम क्यों करें, तो देखिए PYQs करने से क्या होता है, एक तो ये लगता है, मतलब ये पता आपको लगता है कि किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल हैं, किस स्टैंडर्ड से पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं, घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो जो UGC नेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे आ रहे हैं वो टॉपिक्स लगे, मतलब आपको टॉपिक्स पता लग जाते हैं, साथ में पेपर का लेवल पता लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से किस लेवल से बन रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल उनका क्या है, ठीक है। अब जब पिछले वर्ष के पेपर आप करते हो तो आपको ये भी पता लगता है कि मेरा कौन सा वीक सेक्शन है, ICT का पार्ट नहीं है जो है मेरा कमज़ोर है, या आपका जो है रीजनिंग वाला या DI वाला। तो इस तरह से जो आपके वीक सेक्शन है उन पे ही ज़्यादा काम करें, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जब आप PYQs को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप ये फर्स्ट टाइम देंगे, बिगिनर हैं, तो बिगिनर के लिए भी मैंने स्ट्रेटजी बता दी है और फिर बता देती हूँ। तो आप क्या करिए, कोई भी यूनिट अगर आप मतलब आप जो है
साइंस के या जिस भी सब्जेक्ट से हैं, मतलब यहाँ पर अगर आपने जो है हिस्ट्री से पढ़ रखा है, एजुकेशन वाले सब्जेक्ट से पढ़ रखा है, तो आप पेपर 1 टीचिंग वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड पहली यूनिट से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है मैथ मेरी कमज़ोर है तो आप पहले बात उसको उठाइए, करना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, है ना। तो पहले इस तरह से जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उनसे शुरू करिए, उनको पढ़िए, PYQs को देखिए। और एक ज़रूरी काम और करना है कि यहाँ पर आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। जब PYQs देखेंगे तो वहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं टॉपिक उनको लिखिए, और साथ में जब आप अपनी यूनिट को पढ़ना शुरू करेंगे तो नोट्स कैसे बनाया जाए ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, है ना। एक्सेल इन एजुकेशन नोट्स मेकिंग, नोट्स कैसे बनाएं, इस तरह से आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों में आपको यहीं पर सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी यूनिट को हमको स्किप नहीं करना है, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये नोट्स कब काम आएंगे, क्योंकि 10 यूनिट ये 10 यूनिट सेकेंड पेपर की, 20 यूनिट एग्ज़ाम के टाइम में हम फिर से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसी अपने लिखे हुए नोट्स को ही, और बिल्कुल जो है आप इसको लाइन डायग्राम के थ्रू बनाइएगा, फिगर के थ्रू, है ना। बहुत ज़्यादा लिखने वाला चीज़ मत रखिए, उसको टू द पॉइंट लिखिए, बिल्कुल अपने समझने के लिए अपनी लैंग्वेज में। तो इस तरह से आप जो लिखोगे वो आप ही समझ पाओगे, ठीक है। तो ये नोट्स जो है आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जब आपको रिवीजन करना होता है ना। प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्रैक्टिस के लिए PYQs MCQs ये तो करने ही करने हैं, लेकिन जब पहले हम अपनी यूनिट्स, अपना सिलेबस कम से कम एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। तो इसको हम देख लें, इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, मैं भी यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है। ऑनलाइन ही हम लोग करेंगे CBT मोड पे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, DI मैथ्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब इसके लिए बुक क्या लें, एक बुक आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी सिलेबस अपडेट होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। और नई चीज़ें इतनी जल्दी पब्लिश नहीं हो जाएंगी कि उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। तो नई बुक का जो है मतलब जो नया अपडेटेड सिलेबस होगा, जो भी चीज़ आपकी चेंज होगी या अपडेट होगी, तो वो सारी चीज़ें अभी बुक्स में नहीं आ जाएंगी। तो बुक्स अभी से आप लोग ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ नया होगा, 2-4 पॉइंट ऐड होंगे, जो भी टॉपिक्स नए जुड़ेंगे वो यहाँ पर आपको कवर करवाए जाएंगे। तो इस तरह से आप KVS मदान सर की बुक ले सकते हैं, पियर्सन पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, मैंने भी इसको देखी है, अरिहंत की भी देखी है, और ओसवाल पब्लिकेशन की, इंग्लिश में ही है खाली, है ना। तो ये आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, बाकी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती हैं। तो KVS मदान सर की बुक अच्छी है, ओसवाल पब्लिकेशन की भी अच्छी है, ठीक है। ये बुक आप ले लें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी जिसमें आपको अब क्या है, गलती नहीं करना है और थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के काम करना है। अगर पिछली बार कुछ नंबर से रह गए हैं या नहीं हो पाया है, 1-2 बार अटैम्प्ट हम दे चुके हैं, तो अब की बार टाइम मत खराब करें। 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीने में आप अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, जनवरी स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए, क्वालिटी देखिए कि किस तरह से समझाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे कंटेंट देती हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कुछ समझ में आया, लगता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए। मैम जो कह रही हैं ठीक ही होगा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी बताते हैं, हम भी इसी फेज से गुजरे हैं, तो उसी बेस पे आपको बताते हैं कि वो गलतियाँ आप मत करिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट करिए और सफलता का मार्ग सुनिश्चित करिए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया है, और अपने ग्रुप्स में भी भेज दीजिए, ताकि बच्चे स्टार्ट करें और अपनी जो है सफलता को लेने के लिए आगे बढ़ें, है ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।